नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की टॉप हेडलाइंस पर। तटीय व्यापार बढ़ाने और शिपिंग उद्योग की मजबूती के लिए आज लोकसभा में महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा। राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक के भी पास होने की उम्मीद। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की है मांग। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। केंद्र सरकार ने नाग मिसाइल सिस्टम और हल्के वाहनों के लिए 2500 करोड़ रुपए का किया अनुबंध। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। करीबी संबंधों का युग खत्म। और खेल की खबरों में सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में महिला पहलवान रितिका हुड्डा की हुंकार। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में एंट्री। स्वर्ण पदक के लिए किर्गिस्तान की पहलवान से होगा सामना। और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद से जुड़ी खबरों की, जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कई अहम विधेयक पारित हो चुके हैं और कई पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। अगर आज की बात की जाए तो लोकसभा में आज भारतीय पतन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। विधेयक को पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत होगा। विधेयक के माध्यम से समुद्र के द्वारा माल के परिवहन के संबंध में वाहकों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों पर विचार किया जाएगा। साथ ही इससे संबंधित मामलों से जुड़े प्रावधानों पर भी विधेयक के माध्यम से विचार किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू विधेयक को उच्च सदन में पेश करेंगे। यह विधेयक विमानन क्षेत्र में भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है। विमान और मोबाइल उपकरणों से संबंधी इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भारत ने 2008 में स्वीकार किया था। आज शुक्रवार है और आज दोनों ही सदनों में दोपहर बाद का समय निजी विधेयकों और संकल्पों के लिए सुनिश्चित है। इस दौरान आज सांसद विभिन्न निजी संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकसभा में कल इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक के पास होने के बाद हमारे संवाददाता ने भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बिल खासा अहम है। लोकसभा से आज एक खासा अहम बिल इमिग्रेशन और फॉरेनर अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित कर दिया गया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ सांसद अपराजिता सारंगी जी है। मैम, एक बहुत बड़ा बिल जिसको आज लोकसभा ने पारित कर दिया, आप इसमें वक्ता भी थी, ओवरऑल बिल को कैसे देखती हैं? हम सबकी खुशकिस्मती है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, एक दूसरा जो फॉरेन नेशनल्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, रोहिंग्याज का इशू रहे हैं, ये सब बंद होंगे, नियंत्रित होंगे। इसी वजह से इस एक्ट को, इस बिल को लाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस बिल को लाया गया और आदरणीय अमित शाह जी ने काफी लंबा भाषण दिया और बिल के समर्थन में कहा। उसके बाद इसे पारित किया गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से इसकी शुरुआत नहीं की। उन्हें रिकमेंडेशंस मिले थे, उन्हें प्रस्ताव मिले थे। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसको लेकर गृह मंत्रालय चिंता भी कर रहा था। और हालांकि कानून था, लेकिन जो जैसा आपने कहा कि उसमें सुधार की जो थी, तो एक कारगर कदम माना जा सकता है इस तरह के अवैध घुसपैठ को रोकने में। प्रावधानों में जो ओवरलैपिंग थी उसे बंद किया गया और प्रावधानों को ऐसा मोड़ा गया कि
कार्यान्वयन में सख्ती आए। हम दस्तावेज देखते हैं, तो दस्तावेज के बाद अगर गलत तथ्य निकले तो सख्ती के साथ उस व्यक्ति के साथ हमें पेश आना चाहिए। तो ये सब बातें अब आ जाएंगी। पेनल्टी बढ़ा दी गई है, तो कहीं न कहीं एक डर का माहौल होगा और नो नॉनसेंस अप्रोच जो सरकार का है वो निश्चित तौर पर नजर आएगा। और बड़ी बात है कि किसी भी तरह का, जैसा मैंने कहा, कोई खर्च नहीं किया गया है। तो ये थी अपराजिता सारंगी, जिनका साफ तौर पर मानना है भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ और खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे मुद्दों पर लगाम लगाने में एक ये बिल कारगर साबित होगा। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। वहीं राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल का कहना है कि अब अवैध रूप से भारत आने वाले लोगों को न केवल सजा दी जा सकेगी बल्कि उन लोगों पर भी शिकंजा कसेगा जो भारत में आने वाले विदेशियों की मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजलाल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, इमिग्रेशन बिल आने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये बिल है, क्योंकि विपक्ष कई तरह की आलोचना भी कर रहा है इस बिल को लेकर। तो ये जो बिल है, इससे ये जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर रह रहे हैं देश में, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये इसमें तमाम ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवादी घटनाएं की है, जैसे हुजी, बांग्लादेश का जेएमबी, इन्होंने हमारे आतंकवादी घटनाएं की है और हमारे लिए सुरक्षा के लिए ये एक खतरा उत्पन्न करते हैं। और ये जो अभी इमिग्रेशन बिल आ रहा है, ये सबकी चिंता इस बिल में किया गया है। जो लोग यहाँ विदेशों से यहाँ पहुँचेंगे, पुलिस को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये कहा गया है कि वो रिपोर्ट करेंगे, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हों या कहीं पे भी हों। बिल्कुल, इसमें प्रोविज़न ये किया गया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई धार्मिक संस्थान हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग रूम हो, ये तमाम जगह जो है उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी, कोई फॉरेनर आता है तो उसको रिपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, 2 से 7 साल तक, कुछ केसेस में 10 साल तक। तो इससे डिटरेंट पनिशमेंट होगा और इससे हमें जो सबसे बड़ी समस्या भारत के समक्ष है, जहाँ करोड़ की संख्या में हम कह सकते हैं कि लोग अवैध रूप से हैं और जो हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं, उससे निदान मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे ही देश के लोग जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बृजलाल जी, जो बता रहे थे कि इमिग्रेशन जो बिल है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवैध तरीके से देश के अंदर आने वाले लोग या फिर जो लोग यहाँ पर विदेश से इंडिया के अंदर आकर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन पर लगाम लगेगी और उन्हें सजा भी दी जा सकेगी। कैमरामैन राणा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा की है। India and Japan relation is thriving now, very much. And there is a huge opportunity for Japan to invest to India. After coming here, I found that there's a huge possibility that we work together to make India as a hub to promote the products produced here in India to other countries together. Well, first and foremost, the stability he has brought to all the policy measures, and then creating a strong bond between Japan and India has been extremely helpful, and we're very grateful for that. Japan has had a great industrial base, so together with the skill, will, and the desire, I'm sure there are ways to make it work. And I think going forward, the market is here in India. And I think there's a strong desire on the part of Japanese businesses to be part of that growth. Actually, the meeting was magnificent, I would say. You know, there has been many talks about the stability of the Indian economy, all the prospect and the prosperity that we see toward the future. And we have expressed how much we expect from India. And Prime Minister Modi has explained very clearly and explicitly his vision
and his expectation for the Japanese industries to invest more and come into India. I was very happy that the Prime Minister Modi also emphasized the importance of air transportation and airline industry, and they're going to India is going to make a huge investment for the aircraft, and maybe it might help the enhancing the network of the India and Japan and promoting and more traffic. We hope that more and more Japanese people are visiting India. Of course, the Buddhism and also the many other, historical sites. Prime Minister has very broadly highlighted the most important sectors, including recycling and also the nuclear and also hydrogen, ammonia, many broad sectors. Also aerospace, food processing. They're very broad. That I received a strong aspiration of Prime Minister Modi to welcome Japanese investment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के राजा फिलिप से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में लिखा है कि बेल्जियम के महामहिम राजा फिलिप से बात करके बहुत खुशी हुई। हाल ही में राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में भारत आए बेल्जियम आर्थिक मिशन सराहनीय है। हमने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और नवाचार और स्थिरता में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। वैश्विक संघर्षों के शांतिपूर्ण हल की बात हो, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना हो या फिर वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, पीएम मोदी हर जगह एक मजबूत ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आए हैं। वैश्विक टकराव हो, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हो, यूएन में सुधारों की जरूरत बताना हो या ग्लोबल साउथ के हितों की वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज उठाना, इन सभी मुद्दों, सभी मामलों में दुनिया एक दमदार आवाज बहुत गौर से सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी को नमस्कार। विकास के वैश्विक विमर्शों में दशकों तक नजरअंदाज किए जा रहे ग्लोबल साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप किसी वरदान से कम नहीं रही। पीएम ने हर वैश्विक मंच पर इन देशों के हितों, सरोकारों और चिंताओं को मजबूती से रखा। इतना ही नहीं, भारत की मेजबानी में 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन हुए। ग्लोबल साउथ देशों की किसी मंच पर ऐसी एकजुटता की मिसाल पहले नहीं मिलती। ग्लोबल साउथ के लिए भारत की ये प्रतिबद्धता G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता दिलाने, महामारी के समय मदद का हाथ बढ़ाते हुए टीके उपलब्ध कराने और महासागर पहल में देखी जा सकती है। महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इसमें ट्रेड for development, capacity building for sustainable growth और mutual security for shared future की भावना समाहित है। सिर्फ ग्लोबल साउथ की ही बात नहीं, ग्लोबल चुनौतियों का हल ढूंढने में लगी दुनिया की नजर भी पीएम नरेंद्र मोदी पर ही जाती है। पश्चिम एशिया से लेकर यूक्रेन तक अगर शांति की कोई सबसे मजबूत आवाज सुनी गई तो वो यही है, समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकलते। युद्ध की लपटों के बीच पीएम ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों में जाकर यही संदेश दिया। शांतिपूर्ण समाधान की पीएम की यह आवाज दुनिया में सराही गई। मैं हमेशा कहता हूँ मैं शांति के पक्ष में हूँ, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं शांति के पक्ष, मेरा एक पक्ष है और मैं उसके लिए प्रयत्नरत हूँ। पीएम का कहना है, भारत टकराव नहीं, समन्वय का पक्षधर है। न राष्ट्रों में टकराव हो, न प्रकृति से टकराव हो। इसीलिए जलवायु परिवर्तन जैसे संकट के समय पीएम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कदम उठाकर दुनिया को राह दिखाते हैं। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI जैसी वैश्विक पहल करते हैं। एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति जो न केवल भारत में लोकप्रिय हैं, मगर उनकी लोकप्रियता दुनिया के तकरीबन सभी क्षेत्रों में बढ़ती रही है। एक वर्ल्ड व्यू है
जिसको कि उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और ख़ास तौर से जो भारत की सबसे पुरानी दर्शन है, परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको मान के वो आगे चले हैं। आशा और आशंका दोनों से भरे एआई जैसे विषय सामने आते हैं तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आती है। पीएम एआई से जुड़े भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर संयुक्त रणनीति पर बल तो देते हैं, लेकिन एआई क्षमताओं के महत्व को भी साथ साथ रेखांकित करते हैं। सभी देशों से अपनी समझ और अनुभव आपस में साझा करने को कहते हैं। 20 देशों के शीर्ष अवार्ड्स हों या कितने ही बहुराष्ट्रीय पुरस्कार, विकासशील से विकसित देशों तक हर जगह पीएम का बराबर सम्मान देखा गया। ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक ऐसे नेता जो दुनिया से लगातार कह रहे हैं, टकराव छोड़कर समन्वय का रास्ता अपनाइए मानवता के बेहतर भविष्य के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां का कहना है कि वंचित मुसलमानों की सहायता करने की बजाय वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग कुछ लोगों की जेब भरने के लिए किया जा रहा है। उचित पहचान और दस्तावेज सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए वक्फ संशोधन विधेयक की जरूरत है। दिल्ली हज समिति की चेयरपर्सन कौसर जहां का मानना है कि प्रस्तावित कानून वक्फ बोर्डों में आवश्यक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। हमारी सहयोगी शहला निगार ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे साथ हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां जी मौजूद हैं, जिनके हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक, इसकी आखिर ज़रूरत क्या थी? वक्फ संशोधन से पारदर्शिता और जवाबदेही और निष्पक्षता, कोई भी बोर्ड या निकाय और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जब हो जाता है जब उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही उसके संचालन में सुनिश्चित हो जाती है। और फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड्स की, वो ठीक नहीं है। वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि जो कौम के जो हमारे जो आई वुड से नॉट सो प्रिविलेज्ड जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो वक्फ की संपत्तियों का उपयोग हो, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोगों का कब्जा है और वो बस चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक जब आ जाएगा तो उसका पूरा लेखा जोखा होगा? किसने क्या संपत्ति वक्फ की है, इस बात की जानकारी होगी? क्या पुराने समय से जो संपत्तियां वक्फ की हुई हैं उनकी भी लेखा जोखा इसमें आ पाएगा? और अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये संशोधन अगर आएगा और इंशाल्लाह आएगा तो ये है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कीजिए ये प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी किस बेसिस पर है, क्यों है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। तो ये सब होगा तो आई एम श्योर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे बहुत ज़्यादा हैं और इससे जो पारदर्शिता आएगी वो अवैध कब्जे छूटेंगे। लेकिन जो बहुत पुरानी वक्फ हैं उनका कैसे पता लगाया जाएगा कि ये असल में वक्फ है या नहीं है? देखिए, जब रिकॉर्ड रखने शुरू किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो बात दूर तक जाएगी, पीछे के भी रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे। तो क्या ये अब वास्तव में गरीब मुसलमानों के हित में काम करता हुआ दिखाई देगा वक्फ संशोधन विधेयक आने के बाद? जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उन तक उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे, जो कि अभी फिलहाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है और वो जो है जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस, ठीक नहीं है अभी फिलहाल स्थिति। वक्फ अमेंडमेंट में भी जो महिलाओं का इंक्लूजन की जो बात की गई है, ये बहुत ही बड़ा कदम है, मतलब महिला सशक्तिकरण की दिशा में, विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में। और मोदी सरकार की हमारी तो विचारधारा ही यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त करना। तो इससे जो है जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा और नए विचार आएंगे। तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव कदम है ये। और सौगाते मोदी का जहां मैं कहूँगी ये सरकार की एक और बहुत अच्छी पहल है कि ईद का मौका है और जो हमारे फिर कहूँगी जो हमारे बहुत नॉट वेरी प्रिविलेज्ड जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनके चेहरे पर बस मुस्कान लाने के लिए ये एक पहल है और उनकी ईद ताकि अच्छे से हो। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए।
देश में एक साथ एक चुनाव कराने की मांग को लेकर युवाओं, शिक्षकों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपनी आवाज उठाई है। संविधान सपोर्ट ग्रुप की तरफ से एक डेलीगेशन ने लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद संविधान सपोर्ट ग्रुप ने कहा कि स्पीकर ने उनकी भूमिका को सराहा, साथ ही जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की भी कामना की। संविधान सपोर्ट ग्रुप के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने एक शांति मार्च संसद भवन में इस मांग को लेकर के कि देश में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बने, इस मांग को लेकर के हम स्पीकर साहब से मिले थे। हमारे जो वॉलंटियर का एक डेलीगेशन है, हम सब मिले थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 700 से 800 दिन हमारे बर्बाद होते हैं, जिसमें कई सारी गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस काम के लिए बनी है उस काम को नहीं अच्छे से कर पाते। देश भर से लगभग 1000 से ज़्यादा युवाओं ने शांतिपूर्वक आंदोलन में हमारा साथ दिया। हम सौभाग्य समझते हैं कि हमें देश के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी से मिलने का मौका मिला, और अगर देश के स्पीकर ने आज कहा और इस आंदोलन की बात देश की संसद में की है, तो इसी से बात साबित होती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका एक ही उद्देश्य था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन ये जल्द से जल्द पारित किया जाए, और इसकी आवाज़ हमने संसद तक उठाई। करोड़ों रुपए का खर्चा चुनाव प्रक्रिया में होता है, जिसकी वजह से देश की विकास की गति कहीं ना कहीं धीमी पड़ती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हमने वन नेशन वन इलेक्शन का एक जो मोटिव है उसको लेकर के हम आगे बढ़े और पीसफुल मार्च निकाला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रहने वाले प्रकाश दुर्ब जैसे छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और नए उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसी वरदान से कम नहीं साबित हुई। इस योजना के तहत उन्हें बिना गारंटी के लोन मिला, जिससे उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब आत्मनिर्भर बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के प्रकाश धुर्ब पहले आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद का व्यवसाय शुरू करना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उनके सपनों को पंख लगा दिए। उन्हें बिना गारंटी के लोन मिला, जिससे उन्होंने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। प्रकाश धुर्ब ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन्हें बिना गारंटी का लोन मिला और उन्होंने इससे अपनी दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद उनकी दुकान अच्छी चल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। वो अब रोजाना के 2000 से 3000 रुपए कमा लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम जैसे छोटे गरीब परिवार को हेल्प किए कि लोन के थ्रू हमें समाधान किए समस्याओं का। जो मेरा शॉप अच्छे से चल रहा है, अपने परिवार को भी चला पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के निवासी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के व्यापारी रविंद्र गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए ऋण लिया था। उन्होंने बताया कि इस योजना में ब्याज बहुत कम है और बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें किस्त के माध्यम से ऋण की वापसी भी होती है। इस योजना में ऋण के लिए पेपर प्रोसेसिंग भी बहुत कम है। उन्होंने बताया कि इस ऋण के लिए बैंक भी जाने की आवश्यकता नहीं हुई। बैंक वाले सीधे उनसे संपर्क किए और 4 दिनों में ही 10 लाख रुपए की राशि उनके खाते में आ गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन योजना लिया हुआ था। मुद्रा लोन योजना एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। इसमें प्रधानमंत्री जी योजना के तहत इसमें बिना मॉर्गेज या किसी भी प्रकार के गारंटर के बिना हम लोग को व्यापार करने के लिए 10 लाख का लोन या फिर जितना आपकी आवश्यकता के अनुसार लोन दिया जाता है। देश में प्रकाश दुर्ब और रविंद्र गुप्ता जैसे कई व्यापारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाया है और आज वो दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मुद्रा लोन योजना का इन्हें फायदा मिला है, जिससे ये आत्मनिर्भर भी हुए हैं और इस योजना के माध्यम से इनको कहीं ना कहीं लाभ भी मिला है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का ढेर मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
याचिका में 1991 के एक फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस वर्मा के घर में 14 मार्च को होली के दिन आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उसे बुझाने गई तो स्टोर रूम में उन्हें बोरियों से भरे 500 रुपए के अधजले नोट मिले थे। रक्षा मंत्रालय ने टैंक रोधी हथियार प्लेटफॉर्म के ट्रैक्ड संस्करण नाग मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से और लगभग 5000 हल्के वाहनों को खरीदने के उद्देश्य से फोर्स मोटर्स लिमिटेड और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सशस्त्र बलों की सुविधा के लिए इस सौदे की कीमत लगभग 2500 करोड़ रुपए है। भारतीय स्वदेशी रूप से परिकल्पित, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत इन अनुबंधों पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। इन दोनों सौदों से स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में घटकों और उपकरणों के विनिर्माण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं निहित है। यह खरीद कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये सौदा कई मायनों में देश के रक्षा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और साथ ही स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला द्वारा विकसित NAMISTR हथियार प्रणाली की खरीद के लिए अनुबंध की कुल लागत 1801.34 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टैंक रोधी क्षमता के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो विभिन्न प्रकार की सैन्य गतिविधियों में भारतीय सेना की कार्यकुशलता को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 18 जून 2020 को शुरू की गई पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के क्रम को आगे बढ़ाया गया। इसी सिलसिले में कोयला मंत्रालय ने कल वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत की। इसमें 7 कोल संपदा वाले राज्यों के 25 कोल ब्लॉक्स को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ये पहल देश के घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।